मैं हूं आप लोगों का ऑनलाइन टीचर और फिज़िकल टीचर मुदस्सर इशफाक रेहान। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। रेहान साइंस स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब हूँ। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये लेक्चर नंबर 1 है क्लास 9th का। इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपने लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगर हम का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे टुडे, टॉपिक फॉर डिस्कशंस जो हैं उनके अंदर हम 2 टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी, एक ये डिस्कस करेंगे और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन्स ऑफ द बायोलॉजी के बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी हैं। चलें इसको देखते हैं। अब अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो पहला हम लोगों ने टॉपिक देखा था कि इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी वाले टॉपिक की बात करें तो इसमें से जो चीज़ें हमने सीखने के लिए मिलेंगी या जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे पढ़ने के लिए, वो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ आ साइंस, के साइंस क्या है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इन पास्ट। देखिए ना, साइंस जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है, कॉन्सेप्ट चेंज होता रहा है। पास्ट के अंदर अकेला साइंस था और अगर अब की हम बात करें तो यहाँ पे साइंस जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो चुकी हुई है। इसलिए यहाँ से ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इन पास्ट, के पास्ट के अंदर साइंस का कॉन्सेप्ट क्या था। और जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा सकता है वो हमसे पूछा जा सकता है कि साइंस टूडे, के आज साइंस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा जा सकता है वो है स्कोप ऑफ द बायोलॉजी, के बायोलॉजी का स्कोप क्या है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके स्कोप के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। चलिए पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो था व्हाट इज़ आ साइंस, के साइंस है क्या। तो आइए ज़रा देखते हैं कि साइंस क्या है। देखिए साइंस इज़ द स्टडी in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of the nature। मीन आप ये भी कह सकते हैं कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो तजर्बात और मुशाहदात के बाद हासिल किया जाएगा। मीन किसी भी चीज़ के ऊपर हम तजर्बात करते हैं, तजर्बात करने के बाद जो हमारे पास एक लॉजिकल कंक्लूजन्स आते हैं, जो हमारे पास एक जवाबात हमें मिलते हैं, वो साइंस कहलाएगा। ठीक है। और साइंस के इल्म के लिए ये बात कंपलसरी है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि हम एक बायोलॉजिकल मेथड होता है जिसके ऊपर हमें चलना पड़ता है, उसके ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेंगी। ऑब्जर्वेशन के बाद हम उनको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने थ्योरी या जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी क्या ये ठीक भी है या कि नहीं है। तो वो नॉलेज जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल किया जाता है वो जो है वो कहलाएगा साइंस। इससे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉरी ये अगर पहला ही देखा जाए तो ये साथ जैसे देखें, ये आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रही है। पिक्चर के अंदर आके क्या है कि जी किसी भी चीज़ को ना बड़े गौर से देखा जा रहा है। तो मुशाहदात बेसिकली होता भी यही है। मुशाहदात का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को बड़े गौर और फिक्र के साथ देखना। देखने के लिए हम लोग 5 हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कुछ जो आलात हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ये माइक्रोस्कोप का भी हम इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, वो भी साइंस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो था डिफाइन बायोलॉजी, के बायोलॉजी क्या है। तो देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखें बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की साइंटिफिक जो स्टडी है वो बायोलॉजी कहलाता है। मतलब लाइफ को हमने साइंसी लिहाज से पढ़ना है। मीन जिंदा, कोई चीज़ जिंदा है तो जिंदा क्यों है। अब देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है कि एक बॉडी होती है, एक इंसान है जिसके अंदर रूह यानी कि जान मौजूद है, तो वो अलाइव है। लेकिन आखिर वो रूह या जान वो कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसी वो हमारी बॉडी में से निकल जाती है तो उसके बाद मीन के बंदा जो है वो डेड कंसीडर किया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, बंदा नज़र ही नहीं आ रहा होता।
मीन के जो जानदार है, वो जो पहले जो जिंदा जानदार है उसकी जो डेफिनेशन है, लेकिन वो जिंदा है तो वो हरकत कर सकता है, लेकिन रूह निकल जाती है वो हरकत नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी है जैसे बेजान, बेजान तो डेफिनेटली वो हो चुका होगा। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि डिफाइन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी के अंदर हमने क्या करना है कि जो जानदार हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करनी है, साइंसी लिहाज से उनको देखना है। और अगर हम बेसिकली बायोलॉजी की बात करें तो जो वर्ड बायोलॉजी है ये ड्राइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड से। एक का मतलब है बायोस, बायोस का अगर मीनिंग देखी जाए तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस मीन स्टडी या सर्च करना, मीन स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मीन लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी, कि स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ दिखाया भी जा रहा है कि ह्यूमन है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये लिविंग थिंग्स हैं, इनकी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाएगा। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉन लिविंग हो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इन द पास्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जैसे आप लोग ना नाइन्थ स्टैंडर्ड से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे नाइन्थ स्टैंडर्ड वाले तवज्जो के साथ देखें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली नजर आती है कि 8th क्लास तक ना हमें ना बायो का पता होता है, ना ही केमिस्ट्री का, ना ही फिजिक्स का, मीन जस्ट हम एक बुक पढ़ते हैं जो कि साइंस है। अब पास्ट के अंदर चूंकि जो साइंसी नॉलेज था वो कम था, रिसर्च कम थी, तो तमाम का तमाम जो साइंटिफिक नॉलेज है वो एक ही बुक के अंदर पढ़ा जाता जिसे हम लोग साइंस का नाम देते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि थ्योरीज भी नहीं आती गई, और डेफिनेटली वक्त के साथ साथ रिसर्च नई से नहीं आती गई, और नॉलेज जो है वो वसी हो गया, इसलिए उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इन पास्ट, के पास्ट के अंदर साइंस का कैसा कॉन्सेप्ट था। तो आप देखिए कि इन पास्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज एज टुडे, मीन के पास्ट के अंदर जो साइंसी नॉलेज था उसको डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर डिवाइड नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज साइंस के नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर द वन सब्जेक्ट दैट इज साइंस, मतलब एक ही बुक पढ़ी जाती थी जिसे हम लोग साइंस का नाम दिया देते थे। और जैसे अभी आप 9th स्टैंडर्ड को देख लें तो 8 में आपने साइंस पढ़ा, 9th में जैसे आए तो यहाँ पे आके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बन गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है साइंस टुडे, के आज हम साइंस के बारे में कैसा जानते हैं। तो देखिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड इन टू मैनी फोल्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, के जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होती गई। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि वन पर्सन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द नॉलेज, तो जो अकेला आदमी था वो कभी भी सारे सब्जेक्ट को, सारे नॉलेज को सही तरीके से लर्न नहीं कर सकता था, सीख नहीं सकता था, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता था। सो हुआ क्या कि देन साइंस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर डिवाइड कर दिया गया, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जो बायोलॉजी की फील्ड है वो मेडिसिन के अंदर चली जाती है, मेडिकल फील्ड के अंदर चली जाती है। फिजिक्स के अंदर हम लोग मोशन का मुताला करते हैं एंड रीज़न फॉर द मोशन, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। एनर्जी के बारे में देखते हैं कि एनर्जी किसी चीज़ के ऊपर जब इफ़ेक्ट करती है तो वहाँ उनके अंदर मोशन कैसे पैदा होती है, क्यों मोशन पैदा होती है। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंसी नॉलेज था इसको ना मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया ताकि जो भी अपनी फील्ड के अंदर महारत रखने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकें और इंसानों की फलाह के लिए कोई नई से नई चीज़ें बना सकें। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है कि स्कोप ऑफ द बायोलॉजी। अब जो मेन बात हमारे पास है वो ये है कि देखिए एक बंदा बायोलॉजी के साथ स्टडी करता है, अब उस बायोलॉजी के साथ स्टडी करने का बेसिकली मकसद क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो देखें टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द नेचर, कि हम क्या करते हैं कि जो नेचर है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और नेचर के अंदर लिविंग थिंग को पढ़ने के लिए, नेचर के अंदर लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करने के लिए हमें बायोलॉजी की स्टडी जो है वो कंपलसरी करना पड़ेगी। एक बंदा केमिस्ट्री के साथ या केमिकल्स की स्टडी करता है या नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करता है तो डेफिनेटली वो कभी भी लिविंग थिंग के बारे में तो नहीं जान सकेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक कंसिडर करें कि एक बंदा जो है वो सीखता है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है, और अगर हम उसको ये कह दें कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कभी भी जो एक कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है वो अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है और जो दूसरा बंदा है वो अपनी फील्ड के अंदर माहिर होता है। So it is essential to study the structure, functions and related aspects of the living organism.
It provided us information about human problems regarding health, food and the environment। और जो इसका मेन तीसरा इसका फ़ायदा है उसको ज़रा देखिएगा, वो ये है कि ऐसा इंसान जो बायोलॉजी की स्टडी कर लेता है वो हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होते हैं, फूड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और इन्वायरमेंट के मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकता है और हमें बेहतर से बेहतर जो है उसके बारे में मशवरे दे सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हेल्थ के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ आती गई, अब डिजीज़ जब आएंगी या कोई बीमारियाँ जब हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं तो बेसिकली हमें वही बंदा बता सकता है जिसने लिविंग थिंग के बारे में स्टडी की होगी। दूसरी जो मेन चीज़ वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि एक बात नोट की गई है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, तो पॉपुलेशन के इजाफे के साथ साथ डेफिनेटली फूड की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो बायोलॉजिस्ट है जिसने बायो की स्टडी की हुई है वो डेफिनेटली फूड की इंक्रीजमेंट के ऊपर काम कर सकता है, वो बता सकता है कि फूड को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेंट होता चला जा रहा है, माहौल के अंदर आलूदगी आना शुरू हो गई है। हम लोग मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। तो जो बायोलॉजिस्ट है वो हमें इस चीज़ के बारे में बता सकता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट जो लास्ट वन हमारा टॉपिक है वो था डिवीजन्स ऑफ द बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी है। अब यहाँ पे ना एक बात ज़रा याद रखनी है और एक बात बड़ी क्लियरली देखनी है कि दो चीज़ें हैं, ब्रांचेस और चीज़ है और जो डिवीजन्स हैं ये और चीज़ें हैं। डिवीजन की बात की जाए तो डिवीजन के अंदर हमें ना 3 डिवीजन मिलती हैं। सबसे पहले डिवीजन का नाम है जूलॉजी, दूसरी का नाम है बॉटनी और तीसरी का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, जैसे आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा होगा। जूलॉजी देखा जाए तो जूलॉजी लफ्ज़ निकला है जू मीन चिड़ियाघर, और हम लोग जानते हैं कि चिड़ियाघर के अंदर डेफिनेटली जानवर होते हैं। तो जूलॉजी की बात की जाए स्टडी ऑफ द एनिमल्स, और बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी मीन बूटा मीन पौधों को कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ द प्लांट्स जो है वो बॉटनी कहलाएगा। और माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजी देख लें, तीनों से एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि अल्फाज ही पता चल जाता है। माइक्रोबायोलॉजी मीन माइक्रोस्कोपिक जानदारों की स्टडी करना जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये 3 डिवीजन्स आप लोगों ने क्लियर करके लानी है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि सेपरेट बताया जा रहा है। जूलॉजी की अगर बात की जाए तो देखें जूलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सोशल बिहेवियर, जेनेटिक्स, ये तमाम के तमाम जो करैक्टर्स हैं ये हमें जूलॉजी के अंदर मिलेंगे। एनिमल जो है ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका सोशल बिहेवियर होता है और उन्हीं के अंदर जेनेटिक्स का हम मुताला करते हैं, मीन कि वो अपने जीन्स कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर। एग्जाम्पल दी जा रही है, जैसे ये देखिएगा यहाँ पे आपको प्लांट नज़र आए हैं, बर्ड्स हैं और कुछ एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए बॉटनी, तो बॉटनी जो है बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। यहाँ जैसा कि आप लोगों को ये प्लांट नज़र भी आ रहा है कि पहले छोटा सा बीज लगाया गया, बीज में से ऐसा ऐसा जो पौधा है वो ग्रो कर रहा है, ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा है। इन्हीं के अंदर भी हम देखते हैं प्लांट के अंदर, बॉटनी की फील्ड के अंदर के जो सीड हैं वो जर्मिनेशन कैसे करते हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, और आफ्टर मैच्योर प्लांट वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और माइक्रोस्कोपिक अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो लाइक हमारे पास जो जानदार आते हैं वो बैक्टीरिया है, वायरस है, यूग्लिना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा आपको ये पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि ये ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र नहीं आ रहे उनको मैग्नीफाई करके मतलब बड़ा करके देखा जा रहा है। जस्ट लाइक एनिमल्स सेम, इनके अंदर भी हम उनके करैक्टर्स को देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनकी सेल वॉल कैसी है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से देखेंगे। और ये एक टिप दिया जा रहा है कि द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई आर कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, ये कंप्लीट हुआ। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।